सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम रिवीजन कर रहे थे आपके डीएलएड प्रथम वर्ष गणित विषय का और दोस्तों इसमें हमने आपके पहले यूनिट के बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लिया है। अब पहले ही चैप्टर में दोस्तों हम लोग जो अतिलघुत्तरीय प्रश्न है, जो आपका पहला यूनिट है संख्या संख्यांक, जिसमें आपको अंकों के बारे में, उनके स्थानीय मानों के बारे में ये सारी चीजें पढ़नी है, उसमें अब हम लोग अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो जो बहुविकल्पी प्रश्नों की है, अगर आपने वह नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आई बटन में और कमेंट बॉक्स में। दोस्तों मैं प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा, उसमें आप नीचे जाएंगे तो आपको नीचे रिवीजन क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। अब देखिए अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न संख्या 17 है, संख्या का अर्थ लिखिए। तो देखिए संख्या एक प्रकार की गिनती या माप है जो वास्तव में मस्तिष्क में एक विचार में रहती है। अब दोस्तों आप संख्या का अर्थ ऐसे समझिए कि मान लेते हैं बाजार से आप कुछ पेन खरीद के लेके आए हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने पेन खरीद के लाए हैं तो आप कैसे बताएंगे? आप उसे गिन के संख्या के रूप में ही तो बताएंगे। तो यही है संख्या का अर्थ, जो हम लोग गिनती या माप करते हैं, गिनते हैं, वही जो आपके दिमाग में विचार होता है, उससे जो हम चीजों को गिनते हैं उसी को हम लोग संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 18 है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो जब शून्य को भी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि प्राकृतिक संख्या जो गिनती की संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 2, 3 से लेके इनफाइनाइट तक, ये होती है प्राकृतिक संख्या। और इसी में जब हम शून्य को भी जोड़ लेते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं। अब देखिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, परिमेय संख्या का एक उदाहरण लिखिए। तो दोस्तों कोई भी संख्या जिसे आप p/q के रूप में व्यक्त कर सकें, जहां q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का मान जो है वह शून्य नहीं होना चाहिए। बाकी आप कुछ भी लिख दीजिए, 1/2, 12/10 या 20/7, ऐसा कुछ भी आप लिख दीजिए। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल आपसे पूछा है तो एक परिमेय संख्या आप 3/4 भी लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या का उदाहरण यह सभी हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है 20 नंबर, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? तो दोस्तों ऐसा समुच्चय, समुच्चय का मतलब होता है सेट, ऐसा समुच्चय जो प्राकृतिक धन तथा ऋण संबंधी संख्याओं के साथ साथ शून्य को भी शामिल कर ले, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। अब दोस्तों पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं वे होती हैं जिनका जो डेसिमल पार्ट होता है, दशमलव वाला भाग जो होता है, जिनका 0 होता है। जैसे 7, केवल 7 लिखा है तो 7.0, और ये धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों अब इन पूर्णांक संख्याओं में जो धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं, इसमें शून्य भी जब सम्मिलित कर लिया जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं यह पूर्णांक संख्याएं हैं। यह पूरी पूर्णांक संख्याएं दोस्तों माइनस इनफाइनाइट से लेकर के आप इनफाइनाइट चले जाएंगे तो यह आपकी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। जैसा यहाँ पे देखिए लिखा भी है, प्राकृतिक धन। प्राकृतिक धन मतलब प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, और प्राकृतिक ऋण, जैसे इन्हीं संख्याओं के सामने आप ऋण लगा दीजिए, -1, -2, -3, और शून्य को भी सम्मिलित कर लीजिए इसी में। तो ये जो सभी संख्याएं दोस्तों, यह आपको कौन सी संख्या देंगी? यह आपको पूर्णांक संख्याएं दे देंगी। इन्हीं को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है 21 नंबर, सह अभाज्य संख्या क्या होती है? तो दोस्तों ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता दूं 7 और 11।
अब दोस्तों इन 7 का गुणनखंड आप लिखेंगे तो 7 किन किन संख्याओं से कटेगा, 1 से कटेगा या फिर 7 से। इसी तरह 11 1 से कटेगा या फिर 11 से। तो ऐसी 2 संख्याएं जिनमें 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, केवल एक ही ऐसा संख्या हो जो दोनों में उपस्थित हो। तो यहाँ पे दोस्तों हम 7 और 11 को क्या कहेंगे, इनको हम लोग सह अभाज्य संख्या कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि इनके गुणनखंड में केवल एक ऐसी संख्या है जो दोनों में उपस्थित है, बाकी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में उपस्थित हो। अब देखिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, परिमेय संख्या का अर्थ लिखिए। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p by q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p और q 2 पूर्णांक हैं तथा q नॉट इक्वल टू 0, q जो है बराबर नहीं होगा शून्य के, तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। अभी इससे पहले दोस्तों परिमेय संख्या का एग्जाम्पल लिखने को आया था, तब मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p by q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और जहां पे q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये परिभाषा आप लिख सकते हैं परिमेय संख्याओं की। अब देखिए अगला प्रश्न है संख्या तथा संख्यांक में अंतर लिखिए। तो दोस्तों संख्या एक प्रकार की गिनती है, यह हमने पहले प्रश्न में पढ़ा, जबकि संख्यांक एक प्रकार का चिन्ह अथवा नाम है जो संख्या को समझने में सहायता करता है। अब दोस्तों संख्या तो आपने समझ लिया कि गिनती है, और अब संख्यांक क्या होता है। संख्यांक को हम दोस्तों इंग्लिश में न्यूमेरल बोलते हैं। अब न्यूमेरल क्या होता है, नंबर तो आपको पता है। जैसे दोस्तों आपके मस्तिष्क में विचार आया था कि मैं आज इतने पेन खरीद के लेके आया हूं, तो उसे आपने गिन लिया कि हाँ मैं आज 4 पेन खरीद के लेके आया। लेकिन अब वे 4 अगर आपको लिखना है, आपको कॉपी पे प्रदर्शित करना है, तो इसी प्रदर्शन को, इसी जो चिन्ह हम लोग बनाते हैं, उसी को हम लोग जो नाम देते हैं या चिन्ह बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं दोस्तों। जैसे जो आपने 4 लिखा, तो यह जो रिप्रेजेंटेशन हो गया, यह हो गया संख्यांक। अब आप 4 लेके आए तो आपने ऐसे लिखा, या फिर हिंदी भाषा में अगर हम लोग लिखना चाहें, जो अब इसी 4 को अगर हम लोग हिंदी भाषा में लिखते तो इस 4 को हम लोग क्या लिखते हैं, इस 4 को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं हिंदी भाषा में। और अगर रोमन लिखते तो रोमन क्या लिखते, IV, यह प्रदर्शन होता है 4 का रोमन में। तो दोस्तों देखिए अलग अलग संख्यांक हैं, एक ही संख्या के अलग अलग चिन्ह हैं। तो अब दोस्तों आपको नंबर और न्यूमेरल का अंतर पता चल गया होगा। यही आपको यहाँ पे परिभाषा में लिख देना है कि संख्या एक प्रकार की गिनती या माप है, जबकि संख्यांक एक प्रकार का चिन्ह अथवा नाम है जो संख्या को समझने में सहायता करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय मान से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों किसी भी संख्या में अंक की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया मान उसका स्थानीय मान कहलाता है। स्थानीय मान को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। मतलब उस स्थान का जो मान है, जो उसकी वैल्यू है, उसे हम लोग स्थानीय मान कहते हैं। किसी भी संख्या में अंक की जो स्थिति होती है उसके आधार पे हम लोग जो मान निकालते हैं उसे हम लोग स्थानीय मान कहते हैं। और स्थानीय मान के बारे में एक रोचक तथ्य जो है वह है कि किसी भी संख्या में अंक शून्य का जो स्थानीय मान होता है वह सदैव शून्य होता है। शून्य का आप स्थानीय मान वह कहीं पे भी रहे तो आप निकालेंगे तो आपको शून्य ही मिलेगा। अब प्रश्न संख्या 25 है प्राकृतिक संख्या का अर्थ लिखिए। गिनती की जो संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक होती है उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब अगला प्रश्न है देखिए 4 अंकों की किसी एक संख्या का स्थानीय मान उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ प्रश्न में आपसे कह रहा है कि 4 अंक वाली कोई एक संख्या आप लीजिए और स्थानीय मान को आप स्पष्ट करिए कि स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों आपको 4 अंकों की एक संख्या यहाँ पे ले लेनी है। देखिए 4 अंकों की संख्या हमने ले ली
कितना ले लिया हमने 6529। अब इसमें स्थानीय मान आपको निकालना है। तो अब देखिए ये जो होता है ये होता है इकाई का स्थान, और 2 जिस स्थान पे उसे हम लोग दहाई का बोलते हैं, और 5 जिस स्थान पे है उसे सैकड़े का स्थान बोला जाता है, और 6 जिस स्थान पे है उसे हजार का स्थान बोला जाता है। अब दोस्तों आपने देख लिया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वंस, टेंस, 100 एंड 1000 ये प्लेसेस होते हैं, ये स्थान होते हैं किसी भी संख्या में। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार में दोस्तों हम लोगों ने इसे क्यों बांटा है, यह क्यों मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इकाई का जो प्लेस वैल्यू होता है वह अलग होता है, दहाई का प्लेस वैल्यू अलग होता है, सैकड़े का अलग होता है, हजार का अलग होता है। अब इकाई का प्लेस वैल्यू 1 होता है, दहाई का प्लेस वैल्यू 10 होता है, सैकड़े का 100 होता है, और इसी तरीके से हजार का 1000 होता है। तो अब स्थानीय मान अगर हमें इकाई के स्थान पे जो संख्या है उसका निकालना है तो 9 का स्थानीय मान कितना होगा, 9 में हम लोग 1 से गुणा कर देंगे, यानी कि 9 हमें मिल जाएगा। 9 जो है वह प्लेस वैल्यू होगी इस संख्या में 9 की। अब दूसरा है 2 का स्थानीय मान। तो 2 देखिए कहाँ पे है, दहाई के स्थान पे, और दहाई का प्लेस वैल्यू 10। तो 10 से हम लोग गुणा करते हैं, 2 में 10 का गुणा होगा 20 आ जाएगा, और 20 जो है वह प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान हो जाएगा इस संख्या में 2 का। ठीक, इसी प्रकार 5 देखिए सैकड़े के स्थान पे है तो 5 में 100 से गुणा 500 आ जाएगा मान 5 का इस संख्या में, और 6 का स्थानीय मान इस संख्या में देखिए हजारवें के स्थान पे है तो 1000 से गुणा होगा 6000 आ जाएगा 6 का स्थानीय मान इस संख्या में। इस प्रकार दोस्तों स्थानीय मान अब आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 27 है, अंतरराष्ट्रीय संख्यांक क्या होते हैं। अब दोस्तों संख्यांक मैंने बताया आपको कि एक प्रकार के चिन्ह होते हैं प्रदर्शित करने के, और मैंने आप जो संख्यांक यूजुअली प्रयोग करते हैं उनको बताया, हिंदी में जो संख्यांक होते हैं उनको बताया, रोमन में जो संख्यांक होते हैं उनको बताया। अब दोस्तों जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार होते हैं, अंतरराष्ट्रीय समझौते होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो एक अंतरराष्ट्रीय मानक बनाना पड़ता है सभी चीजों का। तो इसी प्रकार संख्यांक का एक अंतरराष्ट्रीय मानक जो है उसी को हम लोग अंतरराष्ट्रीय संख्यांक कहते हैं। वही आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय संख्यांक क्या होते हैं। तो संख्याओं अथवा मूल्यों को लिखने के लिए अंतरराष्ट्रीय संख्यांक का ही प्रयोग किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय संख्याओं को लिखने के लिए भी शून्य का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संख्यांक क्या है, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा नंबर्स लिखने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, यही जो है यही अंतरराष्ट्रीय संख्यांक है। यही चिन्ह जो होते हैं वो प्रयोग होते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 28 नंबर, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। अब जब भी किसी भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात होती है तो जितने अंकों की संख्या की बात होती है उतने बार हम लोग 9 लिख देते हैं। क्योंकि अभी आपसे पूछे दोस्तों, आप सोचिए कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या आप क्या सोच सकते हैं। अगर आप 5 सोच सकेंगे तो उससे बड़ी जो है वह 6 आपको मिलेगी, 7 सोचेंगे तो 8 मिलेगी, 8 सोचोगे तो 9 मिलेगी, और 9 सोच लिए तो 9 से बड़ी संख्या कौन सी होती है, अगली संख्या 10 होती है, लेकिन 10 जो हो जाएगी वह 2 अंक की हो जाएगी। तो इसलिए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999, और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999। तो इस प्रकार दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि जितने अंकों की बड़ी संख्या कह रहा है उतने बार आपको 9 लिख देना है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे बोल रहा है तो 3 बार आप 9 लिख दीजिए। और यहाँ पे उस संख्या की उत्तरवर्ती संख्या पूछ रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है 999, इसकी उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था बहुविकल्पी पढ़ाते समय कि
अनुवर्ती संख्या लिखा हो या उत्तरवर्ती संख्या लिखा हो, इसका मतलब होता है कि अगली संख्या जो है वह आपको निकालनी है। तो अगली संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। तो 999 के बाद कौन सी संख्या आती है, 1000। तो आपका उत्तर 1000 आ जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। अपरिमेय संख्याएं क्या होते हैं? तो दोस्तों वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है। उदाहरण के लिए √5, √8, √15, √7/4 पाई आदि। अब दोस्तों ये जो है संख्याएं √5, √8 जिसे आप करणी में 5 बोलते हैं, जैसे करणी में 5 लिखा हुआ है, तो इसे आप p/q के रूप में नहीं दिखा पाएंगे, इस रूप में आप नहीं दर्शा पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप करणी में 5 का मान देखेंगे 2, 3, 6, 0, 6 मतलब ऐसे आता चला जाएगा, इसका मान आप देखेंगे तो आप दोस्तों इसे जो है वह पूर्णांक के भिन्न के रूप में नहीं दिखा पाएंगे, किन्हीं पूर्णांकों के भिन्न के रूप में नहीं दिखा पाएंगे, यानी कि p/q के रूप में आप व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो जब आप इसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर पाएंगे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे ऐसे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पाई भी, पाई का मान आप लोग पढ़ते हैं 22/7, लेकिन ये 22/7 नहीं होता, ये 22/7 अप्रोक्सीमेटली लिखा जाता है, जबकि इसका मान भी इसी तरीके से आता है 3.14 जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो इसीलिए हम लोग पाई को भी क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कराने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार हम लोग सभी विषयों का रिवीजन करा रहे हैं और गणित विषय में इससे पहले दोस्तों राजन सीरीज, पवन सीरीज पूरा पढ़ा दिया है मैंने आपको, और जितने भी पेपर हुए हैं आज तक बीटीसी डीएलएड के सभी क्वेश्चन पेपर्स को मैंने सॉल्व करा दिया है। तो आप लोग उन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लीजिए। मैथ में प्रैक्टिस ही होती है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे मैथ में आपकी मैथ उतनी अच्छी होगी और मैथ में आप 25 में 25 आसानी से स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही इजी है डीएलएड की मैथ्स। तो आप लोग दोस्तों अच्छी प्रैक्टिस करिए। आप इससे मत डरिए कि हम कला वर्ग से हैं तो हमारे नंबर कम आएंगे, आप प्रैक्टिस करिए। बोला गया है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो आप लोग परफेक्ट हो जाओगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो इजी है, आप लोग 25 स्कोर कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों आप लोग सभी जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनकी वीडियो को खोलिए, कॉपी पेन लीजिए, सॉल्व करते चलिए मेरे साथ। मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सभी कुछ बताते हुए सॉल्व कराया है। तो सॉल्व करने के लिए दोस्तों सभी जो वीडियोस हैं मैंने उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आई बटन में दे दूंगा और कमेंट में भी, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर दूंगा। तो गणित की जितनी वीडियोस हैं सभी आपको गणित के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। अब देखिए आपका लास्ट प्रश्न है, 120 को रोमन में लिखिए। तो आपको 120 को दोस्तों रोमन में लिखना है, तो लिख लेते हैं 120 को। अब दोस्तों 120 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 120 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 100। जो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास है, जो संख्यांक हमें रोमन भाषा में पता है, जो चिन्ह पता है, उसी प्रकार हम लोग तोड़ लेते हैं। तो दोस्तों हमें रोमन भाषा में 100 पता है तो 100 लिख लीजिए, और 10 पता है और 10 पता है, तो इस प्रकार आप 120 को लिख सकते हैं, आसानी से लिख लीजिएगा। और 100 को हम लोग रोमन भाषा में क्या लिखते हैं, 100 को हम लोग C लिखते हैं और 10 को X लिखते हैं, फिर 10 को X लिख देंगे। तो इस प्रकार ये हो जाएगा CXX, इस प्रकार रिप्रेजेंटेशन होता है, हम लोग इस प्रकार रोमन भाषा में लिखते हैं। तो 120 का रिप्रेजेंटेशन कितना आ जाएगा, CXX। यही आपको लिख देना दोस्तों। यहाँ पे आपके अतिलघुत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं दोस्तों। और आप लोग की तरफ से एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर लघुत्तरीय प्रश्नों को भी कराइए, तो दोस्तों लघुत्तरीय प्रश्न
मैं करा दूंगा, बाद में अगर समय बचता है तो मैं करा दूंगा, लेकिन अभी हम लोग सबसे पहले बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी आपके लिए दोहराना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग रिवीजन कर रहे हैं बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी प्रश्नों का, और लास्ट में समय बचता है तो हम लोग लघुत्तरी प्रश्न भी डिस्कस कर लेंगे, आपका रिवाइज करा देंगे। तो इससे पूरा परफेक्ट तैयारी हो जाएगा आप लोग का। तो आप लोग दोस्तों देखते रहिए। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2 के आपके गणित विषय का। और दोस्तों इसी प्रकार सभी विषयों का जो है रिवीजन स्टार्ट है, सभी का रिवीजन चल रहा है, और हो सकता हो जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक हम लोग रिवीजन लगभग कंप्लीट भी करा चुके हों। और दोस्तों सभी विषयों का लिंक मैं दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप जा करके सभी विषयों को पढ़ सकते हैं आसानी से। इसीलिए हमने बहुत ही सिस्टमैटिक सब कुछ रखा है कि आप लोग बहुत ही इजीली पढ़ लें। सभी क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करा दिए हैं, इसी वजह से सभी विषयों के, बाकी विषयों के लिख के भी सॉल्व कराए गए हैं। कंप्यूटर मैंने खुद आपको एक एक पेपर लिख के सॉल्व कराया है। तो दोस्तों आपको आइडिया भी लग जाएगा कि एग्जाम में कैसे लिखना है। यह भी प्रश्न आ रहा था कि सर एग्जाम में हम लोग कैसे आंसर दें, तो सारी चीजें आपको पता चलेंगी। आप लोग धीरे धीरे सभी वीडियोस को देखिए। आप लोग को जहां दिक्कत आए कमेंट करके बताइए, और आपके कमेंट का अगर रिप्लाई भी नहीं मिल पाता है तो हमारे कंसिडरेशन में आ जाता है। हम लोग कमेंट तो देख ही लेते हैं, कम से कम समय कम होता है क्योंकि आपके लिए दिन में 4 से 5 वीडियो लानी होती हैं, तो समय का अभाव तो रहता ही है, लेकिन हम लोग आपके सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए चलते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए, कमेंट करके अपने सवाल सुझाव हमें जरूर बताइए। इससे एक कनेक्ट बनेगा तो हम लोग क्लासेस को और अच्छी और बेहतर बना पाएंगे दोस्तों। और इस वीडियो में दोस्तों अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।